नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। और IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे आपको IT के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें काम आने वाले हैं, जैसे हरियाणा लाइनमैन, SA और WPO। जो साथी हरियाणा से हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार। वीडियो अगर आपको देखते हो तो प्लीज़ कैसी वीडियो आपको चाहिए और कौन सी मतलब किस प्रकार का डाउट आपका और कितने बजे आपको वीडियो चाहिए। यानी मुझे तो जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन आपको किस टाइम चाहिए। और जो साथी हरियाणा से तैयारी कर रहे हैं आगे उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। इस सीरीज को मत छोड़ना। आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोकने वाला। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। अगर आपका रिस्पॉन्स और सहयोग अच्छा हुआ तो प्लीज़ अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और आप भी कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए दोस्तों। अगर आप पूरी देखते हो तो जो भी आपका डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताया करो यार। तो आज के एक नंबर क्वेश्चन से हम बात करते हैं कि निम्न में से त्रिसंयोजी पदार्थ है वो कौन से होते हैं। तो बात कर लेते हैं त्रिसंयोजी पदार्थ, और एक होते हैं पंचसंयोजी पदार्थ। यानी किसी डायोड का निर्माण हम करते हैं तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है पी प्रकार का, एक होता है एन प्रकार का। तो पी प्रकार के पदार्थ कौन से होते हैं? पी प्रकार के होते हैं जैसे इंडियम हो गया, इंडियम और गैलियम, गैलियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इस प्रकार के कुछ यंत्र होते हैं। हालांकि मोबाइल की स्क्रीन पर थोड़ा लिखने में मेरा एक्सपीरियंस कम है, तो प्लीज़ आप समझ जाया करो जब बोलता हूं तो मैं। इसके साथ साथ एक होता है पी प्रकार का। इनकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ये किस प्रकार की होती है? ये त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं। यानी इसको त्रिसंयोजी या तीन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण को त्रिसंयोजी बोलते हैं। एक होता है एन प्रकार का। तो अन की बात कर लेते हैं। इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 5 होती है। इस प्रकार ये पंचसंयोजी होते हैं और ये पी प्रकार के त्रिसंयोजी होते हैं। तो अन प्रकार के कौन से होते हैं? जैसे एंटीमनी हो गया, एंटीमनी। एक होता है आर्सेनिक, एक होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बिस्मिथ। इस प्रकार के यंत्र उपकरण सॉरी पदार्थ होते हैं वो पंचसंयोजी की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेते हैं। आर्सेनिक पंचसंयोजी है, एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी है जो इसका राइट आंसर होगा, एंटीमनी फास्फोरस ये पंचसंयोजी है। तो 1, 2, 1, 3 और 4 है वो एक ही श्रेणी के हैं, और एल्यूमिनियम है वो त्रिसंयोजी पदार्थ है। आगे हम बात करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, कोई सुधार किस प्रकार का हमें करना है और कैसी वीडियो आपको चाहिए। तो जो भी हो आपका डाउट तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना यार। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि फुल चार्ज अवस्था में एक लेड एसिड सेल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? फुल चार्ज अवस्था में हमसे पूछा है। एक मिनट। तो फुल लेड एसिड सेल की कुछ चार्जिंग की अवस्था होती है, उन पर हम बात कर लेते हैं। एक होता है जैसे 1300, एक होता है 1280, एक होता है 1250, एक होता है 1250 और एक होता है 1200 से कम या लगभग। इसको मान लेते हैं हमें 1100 के आसपास, 1100। तो 1300 में यानी अति उच्च चार्ज होता है, वो बहुत अधिक चार्ज होता है, अति उच्च। और 1280 यानी फुल चार्ज की अवस्था होती है 1280 की। यानी इस फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है। ये तो 1.30-20 को लिख सकते हैं, यानी ऊपर लिखता हूँ 1.30 इसको लिख सकता है। और 1.28 इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार UPPSL में। यानी 1.28 भी आ सकता है, 1.25 भी आ सकता है, 1.10 या इसको 1.8 भी डिस्चार्ज के अवस्था में 1.8 भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है वो 1280 होगा दोस्तों। फुल चार्ज की अवस्था में लेड एसिड सेल का अपेक्षित घनत्व तो जब हाइड्रोमीटर से मापते हैं तो हाइड्रोमीटर पर उसके कुछ नाप अंकित किए होते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो बैटरी कितनी चार्ज है। आगे हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अपना कि चुंबकशीलता का प्रतीक क्या होता है, ये हमसे पूछा है। तो फाई, एक बार यहाँ पर सीधे नाम लिखे प्रतीक यहाँ पर मैं बना देता हूँ। फाई इस प्रकार हो गया, जैसे फाई या फ्लक्स का प्रतीक चिन्ह होता है जैसे। और एक होता है म्यू, यानी म्यू को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, एक यू के आकार का म्यू। और एक होता है रो, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक होता है रो। और एक होता है जी, जो चालकता का प्रतीक होता है। तो चुंबकशीलता का प्रतीक हमसे पूछा है क्या होता है? फाई, म्यू या रो है या जी। तो चुंबकशीलता का प्रतीक होता है दोस्तों म्यू, यानी म्यू अपना राइट आंसर रहने वाला है म्यू। इसको बोलते हैं, कई बार इस प्रकार लिखा आता है एग्जाम में। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का रो, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। और चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं, चालकता को। एक होता है फाई, यानी फ्लक्स का प्रतीक चिन्ह होता है फ्लक्स का,
फ्लक्स का प्रतीक चिन्ह फाई होता है। इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन है सॉल्व किए, एक के साथ कुछ 4-5 क्वेश्चन आप सीखने को मिलते हैं। अगर कुछ आपको नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, कम से कम जितने व्यू आते हैं उतने तो सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जनरेटर में विचुम्बकन प्रभाव को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग या इंटरपोल या उच्च प्रतिरोध के ब्रश या कोई डैम्पर वाइंडिंग। तो जनरेटर में कुछ प्रभाव या दोष पाए जाते हैं, जैसे एक हो गया विचुम्बकन प्रभाव, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव यानी मुख्य जो जनरेटर का उत्पन्न ईएमएफ होता है, जो विद्युत वाहक बोलता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र से है वो दूर हटने लगता है या उसको डीमैग्नेटाइजिंग करने लगता है। इसकी पूरी थ्योरी हम आगे थ्योरी के क्लास में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, उसको लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग में लेते हैं। यानी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इस प्रकार लगती है, जैसे ये आर्मेचर के कुछ टर्न है इस प्रकार, तो विपरीत कुछ टर्न होते हैं, 1-2 टर्नों की कॉइल होती है विपरीत की, तो विचुम्बन का प्रभाव दूर कर देती है विपरीत अवस्था में जब इसके टर्न होते हैं। तो इंटरपोल और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगते हैं। कुछ मुख्य पोलों के बीच में छोटे पोल होते हैं, लगभग मुख्य पोलों का ये 1/3 या 1/3 होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार। आगे हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा फ्यूज है वो लोड करंट के 1.5 गुना मान पर भी 4 घंटे तक प्रचालित नहीं होता। तो कौन सा फ्यूज हो सकता है वो, कार्ट्रिज फ्यूज होता, एमसीबी, किटकैट या एचआरसी। तो पहले इनकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। एमसीबी के आपको पता है कि एमसीबी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, हर व्यक्ति को इसका क्वेश्चन का पता होता है, जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और एक होता है एचआरसी, एचआरसी की फुल फॉर्म होता है जैसे हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, यानी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। और एक होता है कार्ट्रिज और एक होता है किटकैट। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा किटकैट फ्यूज। जो सामान्य हमारे घरों में लगता है वो किटकैट फ्यूज होता है, जो जैसे शॉर्ट सर्किट की अवस्था में तुरंत परिपथ को तोड़ता नहीं, यानी प्रचालित नहीं होने का मतलब यहाँ यही है कि वो परिपथ को तोड़ता नहीं है। तो किस अवस्था में, जब वो किटकैट अवस्था का, किटकैट प्रकृति का किटकैट फ्यूज हो, वो 1.5 गुना मान पर भी प्रचालित नहीं होता, यानी कुछ धारा का अतिरिक्त मान वो सहन कर लेता है। जबकि एमसीबी है वो धारा के मिली यानी माइक्रो सेकंड या थोड़ा बहुत ही अगर धारा में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। और एचआरसी फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज अब एक ही श्रेणी के हैं, इन पर आगे हम बात करेंगे। कुछ अलग अलग प्रकार के फ्यूज होते हैं, उनकी क्षमता के आधार पर रुक्ष, अतिधारा, सामान्य, अधिक विद्युत धारा, इस प्रकार के फ्यूज होते हैं। हालांकि यहाँ पर राइट आंसर होगा किटकैट फ्यूज। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बार बार आपको बोलना ना पड़े। तो एमआई यंत्रों में कौन सी अवमंदक प्रणाली है वो प्रयोग की जाती है। तो मूविंग आयरन प्रकार के यंत्रों में यहाँ पर अवमंदक प्रणाली की बात की है, तो वायु घर्षण, द्रव घर्षण, एडी करंट या कोई भी नहीं। तो आगे मापक यंत्रों में हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो बता दूं, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली वो काम में ली जाती है, यानी और एडी करंट है वो मूविंग कॉइल यंत्रों में काम मिल जाती है, एडी करंट अवमंदक प्रणाली। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, 1, 2 और 3 या 4। पहले बात करें डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड, 2 पीएन पदार्थ, पी और अन्य प्रकार के पदार्थों से निर्माण होता है। सॉरी, इसका जिस प्रकार हम बनाए तो जिसे पी और अन्य दोनों पदार्थों को मिलाने पर एक जंक्शन बनता है बीच में। तो कितना जंक्शन हो गया इसमें, एक जंक्शन हो गया। इसका राइट आंसर क्या हुआ, एक जंक्शन। यानी पीएन डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो एक पीएन जंक्शन होता है और 2 इसके सिरे होते हैं, एक होता है पी और एक होता है अन। आगे हम बात करते हैं सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर विभवांतर का मान कितना होता है, 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट और 0.2 वोल्ट। तो सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल का मान हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 0.7 वोल्ट। और यहाँ पर पूछता जर्मेनियम के लिए, यानी जर्मेनियम के लिए अगर पूछता तो इसका राइट आंसर हो जाता 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन डायोड के लिए इसका राइट आंसर होगा 0.7 वोल्ट। बहुत तो बड़ा इसका चैप्टर है, तो आगे हम बाद में इसको क्लियर करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ के लिए न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो पहले बात करते हैं कि रेक्टिफायर परिपथ है वो किस लिए काम में आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में पल्सेज की संख्या को घटाने के लिए या शुद्ध फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए या शुद्ध धारा प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ काम में लिए जाते हैं। तो उन परिपथों में जैसे हमसे फुल वेव होता है,
फुल वेव, हाफ वेव, 3 फेज, सिंगल फेज, इस प्रकार के अलग अलग परिपथ होते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ के लिए न्यूनतम डायोड कितने होते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ के लिए न्यूनतम डायोड की संख्या दोस्तों 2 होती है। अगर 3 फेज का हमसे पूछता कि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम इसका राइट आंसर कर देते 6, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाता। अब इसका राइट आंसर होगा 2। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हीट सिंक बनाई जाती है, किस चीज़ की बनाई जाती है, तांबे की या लोहे की या एल्यूमिनियम की, स्टील की। तो बात करते हैं हीट सिंक क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो हमारे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, लंबे समय तक कार्य करते हैं। लंबे समय तक जब वो विद्युत के साथ जुड़े रहते हैं तो उनमें एक ऊष्मा पैदा होती है, गर्म हो जाती है, वो अपना कार्य वो पूर्ण दक्षता के साथ नहीं कर पाते। तो उससे पैदा हुई ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, यानी उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए उन उपकरणों के ऊपर एक एल्यूमिनियम का खोल चढ़ा दिया जाता है। एल्यूमिनियम का खोल होता है, जैसे हमारी बाइक का जो इंजन होता है उसके आगे कुछ इस प्रकार इंजन के आगे एक लगा होता है, वो प्लेटें से इसके ऊपर कटे होते हैं, तिरछे आड़े तिरछे उसे कट से लगे होते हैं। तो वो इस कारण होते हैं कि जो उष्मा का उसमें विकिरण विसरण हो सके, यानी उष्मा वो वातावरण में फैल सके, तो वो अच्छी दक्षता से कार्य कर सके। तो इसी तरह एक हीट सिंक होती है जो उपकरणों के ऊपर लगाई जाती है, आपको पता होगा वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों कहना ना पड़े। सूचनात्मक चिन्ह किस आकृति के बना होता है। तो एक सूचनात्मक के सुरक्षा चिन्ह होते हैं, उनकी बात करते हैं हम। तो त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, गोलाकार और वर्गाकार। तो त्रिभुजाकार की बात कर लेते हैं, वो होते चेतावनी चिन्ह है, चेतावनी या वार्निंग चिन्ह होते हैं जो त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं और काले धरातल पर पीला चिन्ह होता है। और वर्ताकार और गोलाकार तो एक ही बात होगी। तो जैसे निषेधात्मक चिन्ह होता है, निषेधात्मक चिन्ह होता है, और एक होता है सकारात्मक या आवश्यक चिन्ह है, सकारात्मक चिन्ह, उनकी आकृति वर्ताकार या गोलाकार होती है। और वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार या आयताकार आकृति है वो सूचनात्मक चिन्हों की हो सकती है। इनका हरा धरातल होता है हरा और चिन्ह होता है सफ़ेद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की अपेक्षा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा क्या होते हैं, ये हमसे पूछा है। तो धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या निष्क्रिय, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा हमसे पूछा है। तो सीधा पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो भी यही आंसर होता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आपको पता है आवेश किस प्रकार का होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसका राइट आंसर ऋणात्मक होगा। और प्रोटॉन, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव आवेश, यानी धनात्मक आवेश होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हो तो कुल प्रतिरोध का मान है वो कितना होता है। तो बहुत ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन, ज़्यादा न्यूमेरिकल है आजकल नहीं पूछे जाते। जितने भी कुछ 2-3 सालों में एग्जाम हुए हैं, जैसे टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम हुआ है और PCL ALM का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कुछ हार्ड जो न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए, और UP PCL का, लेकिन एक बार ये जैसे दिल्ली मेट्रो में सिंपल क्वेश्चन इसका पूछ लिया था। हालांकि हर जो भी साधारण एग्जाम होता है IT का, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, हर व्यक्ति को पता होता है इसका राइट आंसर। यानी 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी में कुल जुड़ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 30 ओम। अगर समांतर में कितना होगा, तो समांतर में आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। एक DC मशीन के ब्रश अपने मूल लंबाई के कितने प्रतिशत रह जाने पर बदलने चाहिए, यानी DC जनरेटर के ब्रश लगे होते हैं, वो हमसे पूछे कि कितनी लंबाई रह गई और तब उनको बदलना चाहिए। और ऐसा होता कि वो कितना घिस गया तब बदलना चाहिए, यानी वो एक उसका निश्चित मान होता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है DC मशीन के लिए ब्रश मूल लंबाई के कितने प्रतिशत रह गए, यानी 1/3, यानी 1/3 भाग रह गई तब उनको बदल देना चाहिए। और घिस कितने गए, यानी ऐसा पूछ लेते हैं कि घिस कितने गए, यानी कितने घिस जाने पर उनको बदल देना चाहिए, यानी 2/3 भाग घिस जाने पर उसको बदल देना चाहिए। या इस प्रकार यहाँ पर अगर प्रतिशत में बदलें तो इस प्रकार आ सकता है, जैसे 33% भाग अगर रह जाए, 33% भाग रह जाए और 66% भाग अगर वो घिस जाए तो उनको बदल देना चाहिए। इस प्रकार भाषा के शब्दों के हेरफेर से क्वेश्चन थ्योरी में बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि स्टे वायर के साथ जमीन से कितनी ऊंचाई पर वो इंसुलेटर लगाने की अनुशंसा वो की जाती है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं स्टे वायर कौन सा होता है और इंसुलेटर कौन सा होता है। तो जैसे हमारे पोल होता है, खंभा होता है, इस प्रकार उसमें एक स्टे वायर लगा दी जाती है पास में ज़मीन के, इस प्रकार
इस प्रकार एक स्टे वायर लगा दी जाती है जिसको सपोर्ट करती रहती है खंबे को, यानी पोल को पूरा सपोर्ट करती रहती है। तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर इंसुलेटर लगाया जाता है, इस वायर में एक इंसुलेटर लगाया जाता है, उसकी मानक लंबाई होती है। भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार निम्न की किताब में इसके कुछ बहुत सारे मानक दिए गए हैं और इन मानकों से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके राइट आंसर की। तो 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर यहाँ पर लिखा है। तो स्टे वायर या गाय वायर इसको बोलते हैं कई बार, गाय वायर, गाय वायर, वायर इसको बोलते हैं। तो या कई बार गे, सीधा गे भी लिखा जाता है निम्मी के पास, हम कई एग्जाम में गे भी लिख दिया जाता है, गे, वो वाला गे नहीं जो आप समझ रहे हैं, लेकिन स्टे वायर के साथ वो कितना मीटर ऊंचाई पर लगता है, वो 3 मीटर ऊंचाई पर लगता है दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 मीटर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में धारा वोल्टेज से रहती है कितनी? तो 90 डिग्री पीछे या 90 डिग्री आगे या इन फेज या आउट फेज। तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ है तो धारा वोल्टेज से क्या रहती है, 90 डिग्री आगे रहती है दोस्तों कैपेसिटिव परिपथ में। अगर इंडक्टिव का पूछते, यानी इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज आगे रहती है और धारा पीछे रहती है, तो इसका आंसर बदल जाता। अगर इंडक्टिव का पूछता, कैपेसिटिव के पूछा है हमसे, तो कैपेसिटिव में धारा है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। और इन फेज आउट फेज प्रतिरोधी परिपथ में होती है, किस प्रकार होती है आगे हम बात करेंगे इसकी। तो अल्टरनेटर में पिच फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? 0 होता है, क्या इकाई होता है, या 100 होता है, या इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। तो अल्टरनेटर में एक पिच फैक्टर होता है, इसका अधिकतम मान सीधा सा आंकड़ा है, इकाई होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी मोटर व एसी और डीसी दोनों प्रकार कर सकती है? तो ऐसी कौन सी मोटर है दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर है, या रिपल्सन मोटर है, या सीरीज मोटर है, या कंपाउंड मोटर है। तो निम्न में से दो एसी और डीसी दोनों प्रकार करने वाली मोटर होती है, वो कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर होती है अपनी। बहुत उच्च टॉर्क होता है और बहुत उच्च गति होती है, बिना लोड के कभी इसको चलाना नहीं चाहिए। और सामान्य से कई बार किसी ने पूछ लिया जाता है कि घरेलू जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उनमें कौन सी मोटर होती है, हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर होती है, तो यूनिवर्सल मोटर लगी होती है वहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि वोल्ट मीटर की सुग्राहिता का मात्रक हमसे पूछा है। तो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किस में मापते हैं? एम्पियर प्रति मीटर में, या एम्पियर प्रति वोल्ट में, या ओम प्रति वोल्ट में, या वोल्ट इंटू ओम में। तो वोल्ट पहले बात करते हैं कि एक अच्छे वोल्ट मीटर की सुग्राहिता कितनी होती है? सुग्राहिता का मान कितना होता है? 20 किलो ओम, 20 किलो ओम प्रति वोल्ट। अच्छे वोल्ट मीटर की सुग्राहिता का मान हमेशा कितना होता है? सामान्य आंकड़ों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिक्स क्वेश्चन है ये, 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किस में होती है? किलो ओम प्रति वोल्ट। कई बार किलो ओम लगा देते हैं, कई बार सीधा ओम प्रति वोल्ट लगा देता है। तो ओम प्रति वोल्ट किस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 1 नंबर है, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी 3 नंबर ऑप्शन में ओम प्रति वोल्ट लिखा हुआ है दोस्तों। यानी ये ओम का प्रतीक चिन्ह है और वोल्ट थी वोल्ट है, तो ओम प्रति वोल्ट है वोल्ट मीटर की सुग्राहिता मापी जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना यार। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अच्छे तरीके से तैयार करवा दी जाएगी, एकदम निःशुल्क क्लासें रहने वाली है दोस्तों। बस आपका सहयोग, सपोर्ट और प्यार चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य पूछा है, नमी को रोकना है, क्या तेल की आपूर्ति करना है, या तापमान कम करना है, या ओवरलोड से बचाना है। तो ट्रांसफार्मर ब्रीदर आपको पता है इंग्लिश भाषा का शब्द है। ब्रीदर यानी श्वास लेना, श्वसन कई बार निम्मी में लिखा होता है, निम्मी की बुक में श्वसन लिखा होता है। इसको श्वसन का कार्य क्या है? श्वसन के अंदर सिलिका जेल भरी होती है, मुख्यतः उस कार्य उसी का रहता है। नाम ब्रीदर का आता है, सिलिका जेल होती है। तो वो जेल ही क्या करती है? नमी को रोकने का कार्य करती है। वातावरण की जब वायु है वो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करती है तो उस वायु में से नमी की मात्रा को वो ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है। और सिलिका जेल का रंग है वो सामान्य अवस्था में वो कैसा होता है, भीगी अवस्था में कैसा होता है, सूखी अवस्था में कैसा होता है, पुरानी कैसी अवस्था थी, आजकल क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, ये अगर जानने के लिए कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, क्या आपको पता है या बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा नमी को रोकना। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ने पर किसका मान है वो बढ़ जाता है? क्या टॉर्क का, वोल्टेज का, गति का, या उपरोक्त सभी का। तो इंडक्शन मोटर है तो इसमें लोड बढ़ जाने पर है वोल्टेज का मान कभी नहीं बढ़ता, गति का मान है वो कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि गति और वोल्टेज थोड़ी थोड़ी कम होंगे, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। तो एक ऑप्शन बचता है अपने पास टॉर्क,
यानी टॉर्क का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा, तो मोटर का शाफ्ट पर जो आर्मेचर के द्वारा टॉर्क है वो उसको थोड़ा बढ़ा देगा वो। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि फ्लोरेसेंट ट्यूब की अधिकतम लंबाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मानक लंबाई हमसे पूछी है ये, जो कि मानकों में इसका जिक्र किया गया, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2.6 मीटर या 3 मीटर। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब जो सामान्य होती है इसकी मानक वाटेज कई बार पूछ ली जाती है, वो होती है 40 वाट, यानी 40 वाट की होती है ये फ्लोरेसेंट ट्यूब। सीधा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्लोरेसेंट ट्यूब की अधिकतम लंबाई 40 वाट की जो होती है उसकी लंबाई अधिकतम होती है, सॉरी 1.5 मीटर होती है, 3 नहीं सॉरी 1.5 मीटर उसकी लंबाई होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ट्रांजिस्टर में कितने पी एन जंक्शन होते हैं, यानी एक ट्रांजिस्टर में कितने पी एन जंक्शन होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में हम जैसे एक ट्रांजिस्टर का निर्माण जैसे जान लेते हैं किस प्रकार होता है, तो पी एन ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के, पी एन पी एन पी और एक होता है एन पी एन पी एन, यानी इसमें इसमें 2 तो पी प्रकार के पदार्थ और एक एन प्रकार के हमें चाहिए, और ये एन पी एन बनाने के लिए 2 एन प्रकार के और एक पी प्रकार के हमें चाहिए। तो जैसे डायग्राम बनाते हैं पी एन पी, यानी 3 वस्तु हमने मिलाई तो जंक्शन कितने बन गए, 2, यानी एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, यानी पी एन जंक्शन है वो 2 होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर 2 होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इनकैंडिसेंट लैंप की सपोर्ट वायर किसकी बनाई जाती है। जो हमारे घरों में जो सामान्य लैंप होता है पीले रंग का जो प्रकाश पैदा करता है, जो 100 या 60 वाट 100 वाट के लगभग होता है, जो फिलामेंट इस प्रकार उसका होता है, इस प्रकार इसका फिलामेंट लगा होता है, तो इसके जब स्पोर्ट वायर बनती है उसके इस फिलामेंट के पास में कुछ पतली पतली एकदम स्प्रिंग नुमा की ओके आकृति आकार की होती है, एक स्पोर्ट वायर होती है, वो किसकी बनाई जाती है ये हमसे पूछा है। स्पोर्ट वायर इनको बोलते हैं, तो वो क्या टंगस्टन की होती है या वो कॉपर की होती है या निकल की होती है या स्टील की होती है। तो वो स्पोर्ट वायर जो लैंप में लगी होती है वो निकल की बनी होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर निकल होगा। टंगस्टन का तो वो होता है फिलामेंट होता है, टंगस्टन का तो टंगस्टन का फिलामेंट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए कौन सी वाइंडिंग वो की जाती है। वेव वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, वेव शायद सॉरी इसको 2 बार दे दिया, वेव यानी एक वेव हो गया और यहाँ पर आएगा लेप, वेव वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग और डेल्टा और स्टार में। तो अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी वाइंडिंग करते हैं। डीसी मशीनों में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है जैसे लेप और वेव, तो अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हम लेप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर होगा लेप। और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सॉरी अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें वेव वाइंडिंग प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। वेव जब होता है इसका वोल्टेज प्राप्त जब अधिक करनी हो तो वेव, और धारा अधिक प्राप्त करनी हो तो इसका लेप होगा आंसर। तो प्लीज़ दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।